किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है विटामिन। इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल हर वनडे एग्ज़ाम में आता ही आता है। अब बहुत जल्द हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ एआरओ का पेपर होने वाला है, तो उस एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो में विटामिन टॉपिक को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे। इसके बाहर कोई भी सवाल आपका विटामिन टॉपिक से तो नहीं आएगा। काफ़ी डिटेल में ये नोट्स हैं, सभी विटामिन को काफ़ी डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा और लास्ट में एक ये समरी बनी हुई है रिवीजन नोट्स की। जो भी कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपको याद करने में हेल्प करेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि इस एक इकलौती शीट से ही आपका सवाल फंस जाएगा, क्योंकि मोस्टली सवाल यही आते हैं कि विटामिन का केमिकल नेम क्या है, या उससे डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी होती है, या फिर उसके सोर्सेज क्या हैं। तो सवाल तो आपके बहुत चांसेस है कि इसी एक शीट से फंस जाएगा, लेकिन ऊपर वाली चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले तो विटामिन होता क्या है। देखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, असेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बॉडी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती है, और क्योंकि ये बहुत ही वाइटल है, वहीं से इनका नाम आया है विटामिन। अब अगर विटामिन डिस्कवरी की टाइमलाइन की बात करें तो 1912 में कैश्मीर फंक ने टर्म दिया था विटामिन। ये आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुना होगा, लेकिन इससे पहले भी थोड़ी सी चीज़ें हुई थी। फॉर एग्जांपल 1747 में जेम्स लिंड, इनका पूरा नाम था जेम्स लिंड, इन्होंने डिस्कवर किया था, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था कि सिट्रस फ्रूट से स्कर्वी ट्रीट होती है। 1906 में हॉपकिंस, इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक हॉपकिंस, इन्होंने एक्सेसरी फूड फैक्टर्स कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। मतलब ये कहना चाह रहे थे कुछ अननोन फूड सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय तक टर्म नहीं था। टर्म का कब आया? 1912 में। कौन थे? कैश्मीर फंक। इन्होंने विटामिन टर्म दिया और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ विटामिन्स। इसके बाद विटामिन ए और डी का नाम दिया था मैककलम ने। विटामिन ई की डिस्कवरी की थी इवान एंड बिशप ने 1922 में। हेनरिक डेम, इन्होंने विटामिन के की डिस्कवरी की थी। विटामिन B12 आइसोलेट ये ग्रुप ने डिस्कवर किया था 1948 में। विटामिन्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। कौन कौन से होते हैं? देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ADEK। इसको याद करने की ट्रिक है कीड़ा, विटामिन KEDK। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि फैट सॉल्युबल कीड़ा होते हैं, और वाटर सॉल्युबल BC होते हैं, विटामिन B और विटामिन C। के का साइंटिफिक नेम होता है नेप्थोक्यूनॉन, ई का होता है टोकोफेरॉल, डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ए का होता है रेटिनॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अब ये फैट सॉल्युबल ऑब्वियसली फैट में स्टोर होते हैं, और कहाँ बॉडी में स्टोर होते हैं? लिवर या एडिपोज टिश्यू में। तो अब ये एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं। टिश्यूज़ इन जनरल आपके 4 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कनेक्टिव, देन कम्स एपिथेलियल टिश्यू, देन द मस्क्यूलर टिश्यू, एंड द लास्ट वन नर्वस टिश्यू। ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एंड एडिपोज टिश्यूज़ आर दी कनेक्टिव टिश्यूज़, जो कि आपके फैट को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और क्योंकि फैट यहाँ स्टोर होता है तो विटामिन भी एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती हैं। इसके अलावा लिवर में भी विटामिन स्टोर होती हैं, विटामिन ADEK, फैट सॉल्युबल सिर्फ। इनका जो एक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है, वो इंटेस्टाइन में होता है, और इंटेस्टाइन में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए इनको बाइल की ज़रूरत होती है। बाइल कहाँ से मिलेगा? लिवर से मिलेगा। अगर ये एक्यूमुलेशन इनका बहुत ज़्यादा हो जाए तो दैट कैन कॉज टॉक्सिसिटी इन द बॉडी, और ये स्पेशली ए और डी के केस में होता है, बाकी सभी विटामिन के केस में चांसेस कम होते हैं। नाउ कमिंग टू वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ये वाटर सॉल्युबल हैं जैसे नाम बताता है, और ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होती हैं, क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं तो ये यूरिन के थ्रू पास हो जाती हैं। लेकिन विटामिन B12 एक एक्सेप्शन है, बिकॉज ये लिवर में स्टोर होता है 3 से 5 साल के लिए। टॉक्सिसिटी का तो कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यूरिन में ये निकल रही हैं तो टॉक्सिसिटी कहाँ से हो जाएगी इनमें। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं। जैसे मैंने बताया था, टर्म विटामिन किसने कॉइन किया था? कैश्मीर फंक 1912। फैट सॉल्युबल कीड़ा और वाटर सॉल्युबल BC। ओवरडोज की प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है? ए और डी के केस में। ओनली विटामिन विच इज़ कंसिडर अ हार्मोन, दिस इज़ विटामिन D। ओनली विटामिन विच कंटेन्स अ मेटल इज़ विटामिन B12, और मेटल कौन सा होता है इसमें? कोबाल्ट। अब ये आगे पढ़ेंगे तो आई टेल यू। विटामिन मेड बाय गट बैक्टीरिया, दैट इज K12। रिचेस्ट सोर्स ऑफ C, आंवला। विटामिन नॉट फाउंड इन एनी प्लांट सोर्स, विटामिन B12 ये किसी भी प्लांट सोर्स में नहीं मिलती। तो इसे क्विकली समराइज करते हैं। टर्म किसने दिया था? कैश्मीर फंक ने। फैट सॉल्युबल कीड़ा
वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी। टॉक्सिसिटी ओवरडोज की प्रॉब्लम होती है ए और डी के केस में हो सकती है। हार्मोन वाली विटामिन डी होती है। मेटल किस विटामिन में होता है? B12 में। कौन सा? कोबोल्ट। गट बैक्टीरिया में कौन सी बनती है? K2। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी दैट इज आंवला। और किसी भी फूड सोर्स में कौन सी विटामिन नहीं मिलती? B12। चलिए अब एक एक करके सभी विटामिन को देखते हैं। विटामिन ए से शुरुआत होगी हमारी। विटामिन ए को कहते हैं एंटी जेरोप्थेल्मिक विटामिन। एंटी जेरोप्थेल्मिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जेरोप्थेल्मिया एक डिजीज़ होती है जिसमें कि आँखें ड्राई हो जाती हैं और विटामिन ए की वजह से ये नहीं हो पाता, इसलिए इसको एंटी जेरोप्थेल्मिक विटामिन कहा जाता है। ये जैसा पहले बताया था फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो लिवर में स्टोर होती है। विटामिन ए बनाता है रोडोप्सिन, जो कि पिगमेंट है विच इज़ फाउंड इन रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना। रेटिना में दो तरह के सेल्स मिलते हैं, एक होते हैं आपके रॉड सेल्स और एक होते हैं कोन सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं ये नाइट विजन में हेल्प करते हैं और कोन सेल कलर आइडेंटिफाई करने में, कलर की पहचान करने में हेल्प करते हैं। सी से कोन, सी से कलर, रात से रॉड, रात से रात। इसके अलावा विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह हेल्प करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी हर विटामिन कहीं ना कहीं बढ़ाता ही है। मेन सोर्सेस कैरेट, मैंगो, स्वीट पोटैटो, एग योक ये हैं। डेफिशिएंसी के केस में 3 प्रॉब्लम हो सकती हैं: नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया और कैराटोमेलेशिया। नाइट ब्लाइंडनेस, रात में नहीं दिखता है। जेरोप्थेल्मिया, आंखें ड्राई हो जाती हैं। एंड कैराटोमेलेशिया, इसमें कॉर्निया सॉफ्ट हो जाता है और फट सकता है। जैसा ऊपर बताया था कि कैरेट में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होती। इसमें होता है बीटा कैरोटीन, और ये बीटा कैरोटीन आपके मैंगोज़ में भी बहुत मिलता है। जब आप कैरेट या मैंगो खाते हैं तो इंटेस्टाइन की वॉल के कांटेक्ट में जब बीटा कैरोटीन आता है तो इंटेस्टाइन की वॉल उसे विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है, रेटिनॉल फॉर्म में। रेटिनॉल फॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि विटामिन ए की कई सारी फॉर्म्स होती हैं। एक होती है रेटिनॉल, एक होती है रेटिनल, एक होती है रेटिनोइक एसिड। तो ये आइज़ में एक थिन टियर फिल्म होती है ऑन द सरफेस ऑफ द आई। ये आँखों को मॉइस्ट रखती है। ये थिन सरफेस किससे बनती है? गॉबलेट सेल से बनती है। गॉबलेट सेल को क्या चाहिए? विटामिन ए। तो अगर विटामिन ए नहीं होगा तो गॉबलेट सेल मर जाएंगे, टीयर्स नहीं आएंगे, आंखें ड्राई हो जाएंगी, और इस कंडीशन को बोलते हैं जेरोप्थेल्मिया। अगर ये सीवियर हो जाए तो ये कैराटोमेलेशिया में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट कैन कॉज परमानेंट ब्लाइंडनेस। चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस का एक बहुत बड़ा रीज़न है ये। देखिए ऑब्वियसली ज़्यादा खा लेंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, हमने ऊपर देखा था। जो सीवियर सिम्टम है वो है बर्थ डिफेक्ट। नाउ कमिंग टू विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। ये सनशाइन विटामिन है और ये इकलौता विटामिन है जो कि एक हार्मोन भी है। अगेन फैट सॉल्युबल भी है ये, और इसको प्रो हार्मोन भी बोलते हैं, एंटी रैकेटिक भी बोलते हैं। एंटी रैकेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिकेट्स को प्रिवेंट करती है। ये एक बोन की डिजीज़ होती है। और प्रो हार्मोन क्यों बोलते हैं? प्रो हार्मोन कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और बॉडी में जाके ये अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। विटामिन डी के केस में भी ऐसा ही होता है। विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सीट्रियोल। विटामिन डी के वैसे 3 फॉर्म्स होते हैं, D2, D3 एंड कैल्सीट्रियोल। कैल्सीट्रियोल जो है वो एक्टिव फॉर्म है, D2, D3 इसके इनएक्टिव फॉर्म्स कह सकते हैं आप। D2 का नाम है अर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 का केमिकल नेम है कोलेकैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब फंक्शन कैसे करता है विटामिन डी? विटामिन डी इंटेस्टाइन्स को हेल्प करता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस को फूड से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। विटामिन डी नहीं होगा तो खाने में से कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं होगा, और यही कैल्शियम और फॉस्फोरस बोन मिनरलाइजेशन में अल्टीमेटली हेल्प करता है, यानी कि बोन्स को हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। सोर्सेज क्या हैं? सोर्सेज एक तो है आपका सनलाइट, बेस्ट सोर्स। इसके अलावा D2 का सोर्स यूजुअली प्लांट सोर्स हैं लाइक मशरूम वगैरह, और D3 का सन। डेफिशिएंसी के केस में 3 बीमारियां होती हैं। रिकेट्स बच्चों के केस में, एडल्ट्स के केस में ऑस्टियोमेलेशिया, और ओल्डर एज पीपल में ऑस्टियोपेरेसिस। तीनों ही बेसिकली हड्डी की बीमारी हैं। रिकेट्स के केस में हड्डियाँ बोर्ड लेग्स हो जाती हैं, मतलब मुड़ जाती हैं हड्डियाँ। सनलाइट से विटामिन कैसे बनता है? देखिए स्किन में एक कंपाउंड होता है डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनता है। यूवी रेज जब स्किन पर पड़ती हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है, विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है और ये लिवर में जाता है। लिवर में जाने के बाद में ये बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जो कि किडनी में जाने के बाद में कैल्सीट्रियोल बन जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की। बाकी इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, टॉक्सिसिटी की तो प्रॉब्लम
होती ही है, लेकिन टॉक्सिसिटी जनरली सप्लीमेंट्स की ओवरडोज की वजह से होती है। सनलाइट कैन नेवर कॉज विटामिन डी टॉक्सिसिटी, क्योंकि इतना मिलता ही नहीं है यार। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन ई। विटामिन ई को एंटी स्टर्लिटी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोला जाता है। एंटी स्टर्लिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। अच्छा, एक रिचेस्ट सोर्स इसका है वीट जर्म ऑयल। वीट जर्म ऑयल, देखिए वीट जो होता है इसकी 3 फॉर्म्स होते हैं। बाहर वाली फॉर्म को बोलते हैं ब्रेन, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, और इसको बोलते हैं यहाँ पर जर्म। ये जो जर्म है ये बेसिकली एम्ब्रियो कह सकते हैं इसको वीट का। इसका ऑयल जो होता है दैट इज़ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरोल। चलो इसका फंक्शन समझते हैं। देखिए बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे रीजंस की वजह से, फॉर एग्जांपल आपके नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो या कोई भी किसी भी तरीके का रेडिएशन एक्सपोजर हो, पोल्यूशन, स्मोकिंग, किसी भी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपके स्टेबल मॉलिक्यूल्स में से या तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा या एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल बना देगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल माइट्रोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गेन कर लेता है और ये बन जाता है सुपर ऑक्साइड रेडिकल। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से आपका स्टेबल ऑक्सीजन बन गया ये अनस्टेबल ऑक्सीजन। अब ये जो अनस्टेबल ऑक्सीजन है ये सेल मेम्ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है। मैं ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फ्री रेडिकल, इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल, ये तो मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे या एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, किसी भी फॉर्म में वो अनस्टेबल हो जाएगा और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल को हम फ्री रेडिकल बोलेंगे। और ये फ्री रेडिकल आपके सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है या फिर बॉडी के प्रोटीन्स को डैमेज कर सकता है, विच कैन अल्टीमेटली कॉज कैंसर। सो विटामिन ई इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और आपके सेल मेम्ब्रेन को बचाता है। इट मेंटेन्स द सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, स्पेशली आरबीसीज की। इसके अलावा प्रिवेंट स्टेरिलिटी इन एनिमल, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स को भी ये मेंटेन करके चलता है, इस वजह से रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। ऑल्सो ये रेटिना को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। अब सोर्सेज की बात करें तो जैसा वीट जर्म ऑयल इज़ द बेस्ट सोर्स, इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल, नट्स एंड सीड्स, सोयाबीन, केल, स्पिनच, ये सब भी हैं। एनिमल फूड में विटामिन ई बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलता। डेफिशिएंसी के केस में जैसा स्टेरिलिटी हो जाती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेलियर हो सकता है। इसके अलावा हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया और नॉर्मल एनीमिया में फ़र्क है। एक नॉर्मल एनीमिया में ब्लड लॉस होता है बॉडी में से, हीमोलाइटिक एनीमिया में ब्लड की मात्रा तो सही रहती है, ब्लड लॉस नहीं होता, लेकिन आरबीसी मेम्ब्रेन बस्ट हो जाती हैं, यानी कि आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है बॉडी में और एनीमिया हो जाता है। ना तो नेक्स्ट वन इज़ विटामिन के, इसको बोलते हैं नेप्थोक्यूनॉन। ठीक है, इसके 2 फॉर्म होते हैं, K1 K2। K1 होता है फाइलोक्यूनॉन और K2 होता है मेनाक्विनॉन। इसके अलावा इसे एंटी हेमोराजिक विटामिन या ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी बोलते हैं। ये इकलौती ऐसी विटामिन है जो गट बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होती है। K2 वाली जो पार्ट है इसका, ये गट बैक्टीरिया बनाता है आपके एक तरह से पेट में, कह सकते हैं इंटेस्टाइन में। चलो इसको डिटेल में ज़रा समझते हैं। ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में ये हेल्प करता है, कैसे करता है? देखिए लिवर बनाता है 4 इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर्स और विटामिन के इन सभी को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन के बाद में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स कैल्शियम को बाइंड कर सकते हैं। कैल्शियम जब इनसे अटैच हो जाता है तो इसको बोलते हैं क्लॉटिंग कैस्केड। ठीक है, और अल्टीमेटली फिर ये क्लॉटिंग कैस्केड फैक्टर, जो ये 4 फैक्टर्स थे इनमें से फैक्टर 2 होता है प्रोथ्रोम्बिन, इसे कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में लिवर में मौजूद एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन, जो कि एक प्रोटीन होता है लिवर में, ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। एंड अल्टीमेटली ये फाइब्रिन एक मैश बना देता है आपकी इंजरी के अराउंड, जिससे कि क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक पूरा प्रोसेस रहता है। सो ये वाला पार्ट हो गया आपका। ये एंटीडोट की तरह काम भी करती है वॉरफेरिन्स में। वॉरफेरिन बेसिकली ब्लड थिनर दवाइयाँ होती हैं, ब्लड क्लॉट बनने
वॉरफेरिन्स अल्टीमेटली ब्लड थिनर दवाइयाँ होती हैं। सोर्सेस अगेन विटामिन के दो तरह के होते हैं, K1 K2। K1 इज़ फाइलोक्विनोन एंड K1 इज़ मेनाक्विनोन। K1 के जो सोर्सेस हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सोयाबीन, कोरिएंडर, पीस, इन सब में मिल जाते हैं, मटर वगैरह में। K2 जो है दैट इज़ प्रोड्यूस बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया इन द गट, इंटेस्टाइन में ये बनता है। अब अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है देन इट कैन कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग। और न्यू बॉर्न्स में एक बहुत कॉमन बीमारी विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, नियोनेटल हेमरेज। इसमें होता क्या है, न्यू बॉर्न में ब्रेस्ट मिल्क जो उनका मेन डाइट होती है, इसमें बहुत कम विटामिन के होता है और गट उनका बहुत ज़्यादा ही एक तरह से साफ़ होता है, इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होते जो कि K2 बना सकें, तो अल्टीमेटली K2 उनके पास होता नहीं है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन में या फिर इंटेस्टाइन में। जब वो पैदा होते हैं तो एक सिंगल इंजेक्शन दिया जाता है एट द बर्थ, जिससे कि इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा अवॉइड किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ विटामिन सी, जिसको कि एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसका एक बहुत ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स है आंवला, ऑरेंज से 20 गुना ज़्यादा है आंवला में। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल कौन सी विटामिन थी जो बॉडी में स्टोर हो सकती थी? इट वॉज विटामिन B12। सबसे पहले इसकी डेफिशिएंसीज देखते हैं। डेफिशिएंसी में हो जाती है स्कर्वी में होता क्या है, गम्स में ब्लीडिंग हो जाती है, टीथ लूज हो जाते हैं, स्किन में पर्पल स्पॉट्स हो जाते हैं, स्किन ब्रूसेस हो जाते हैं और वूंड हीलिंग बहुत पुअर हो जाती है, जॉइंट में पेन, वीकनेसेस हो जाती हैं। ये क्यों होती हैं? क्योंकि विटामिन सी हेल्प करता है कोलेजन सिंथेसिस में। अब कोलेजन सिंथेसिस क्या होता है? कोलेजन सिंथेसिस का मतलब है कि कोलेजन बनना। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है स्किन का, ब्लड वेसल्स का, टेंडम का, बोन्स का, इनका एक मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। अगर ये नहीं होगा, विटामिन सी नहीं होगा तो कोलेजन नहीं बनेगा, कोलेजन नहीं होगा तो स्किन की डिजीज़ होंगी। तो ये अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें, ब्लीडिंग, गम्स, लूज टीथ, स्किन ब्रूसेस, ये सब कुछ होगा क्योंकि कोलेजन नहीं बन रहा है। इसके अलावा विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसलिए कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, अगर किसी को आयरन सप्लीमेंट्स दे रहे हैं तो उसके बाद विटामिन सी सप्लीमेंट भी देते हैं। सोर्सेज में आंवला अगेन बहुत रिच सोर्स है, गुआवा बहुत रिच सोर्स है, सिट्रस फ्रूट्स सारे इसके अच्छे सोर्सेज हैं, कैप्सिकम, टमाटो, स्ट्रॉबेरी, स्पिनच, ग्रीन लीव्स, ये सब अच्छे सोर्स हैं। लेकिन विटामिन सी का दुश्मन है हीट एंड कुकिंग। ये इस हीटिंग करने से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नाउ कम्स विटामिन बी। तो सबसे पहले विटामिन B1। विटामिन B1 को थियामाइन भी बोलते हैं। ये तो विटामिन बी हमारी वाटर सॉल्यूबल है। इससे जो इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है वो होती है बेरी। इसमें मसल वीकनेस होती है, टिंगलिंग होती है और पैरालिसिस जैसी कंडीशन भी हो सकती है। इसके अलावा जो एल्कोहलिक्स हैं, यानी कि जो लोग अल्कोहल कंजप्शन रेगुलर बेसिस पर करते हैं, उनमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से वर्निक कॉर्सकॉफ सिंड्रोम हो सकता है। इस केस में कन्फ्यूजन होता है, आई मूवमेंट इशू होता है और मेमोरी लॉस हो सकता है। तो क्या करना चाहिए? होल ग्रेन खाने चाहिए, लेग्यूम्स यानी कि दाल और मटर वगैरह, यीस्ट, मिल्क, एग, इनमें विटामिन B1 यानी कि थियामाइन अच्छी मात्रा में होता है। पॉलिश्ड राइस खाने से विटामिन B1 चला जाता है। राइस में होता है लेकिन पॉलिश्ड राइस से ये चला जाता है। अनपॉलिश्ड राइस में विटामिन B1 होता है। नाउ कम्स द विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी से चिलियोसिस होता है, ग्लॉसिटिस होता है और कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन होता है। जो आपके लिप्स के दोनों तरफ फट रहा है, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं चिलियोसिस, यानी कि आपको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो सकती है। टंग अगर स्मूथ हो रही है, शाइनी हो रही है, यानी कि उसमें जो रफनेस होती है वो ख़त्म हो रही है, तो इसको बोलते हैं ग्लॉसिटिस। इसके अलावा आई के कॉर्निया में ब्लड वेसल्स दिख रही हैं, इसे बोलते हैं कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन। इसके अलावा RBC प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। विटामिन B2 कहाँ से मिलेगा? मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट, एग, लीन मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मशरूम। लेकिन राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 लाइट के एक्सपोजर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। नाउ कम्स विटामिन B3। इसको बोलते हैं नियासिन। इसकी डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा एक को 3D डिजीज़ कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 बीमारियां होती हैं, डर्मेटिटिस, डायरिया और डिमेंशिया। डर्मेटिटिस होता है स्क्रीन रैशेस वगैरह हो जाते हैं सन एक्सपोज्ड एरिया में। डायरिया तो डायरिया है ही। डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी। ये कहाँ से मिलता है? मीट, फिश, पोल्ट्री, मशरूम, ग्राउंडनट, होल ग्रेन, इन सब में मिलता है ये आपका विटामिन B3 हो गया। नाउ विटामिन B5। विटामिन B5 होता है पेंटोथेनिक एसिड। ये ऑलमोस्ट हर फूड में मिल जाता है और इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयरली मिलती है। जब होती है तो इससे फैटीग, नमनेस, मस्कुलर क्रैम्प्स, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ये सब चीज़ें होती हैं। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसके सोर्सेज हैं सीरियल्स, एग योक, बनाना, मीट, लेग्यूम्स, फिश।
इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया, कन्वर्जन यानी कि दौरे वगैरह पड़ते हैं। मेन चीज़ है इसमें पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन बस। देन कम्स विटामिन B7, इसका नाम है बायोटिन, और ये हेयर एंड स्किन विटामिन बोला जाता है। ये भी आपको एग योक, नट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स में मिलता है, और ये ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय गट बैक्टीरिया। डेफिशिएंसी अगर मिलती है तो हेयर लॉस वगैरह हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, और ब्रिटल नेल वगैरह ये सब चीज़ें हो सकती हैं। नाउ कम्स विटामिन B9 विच इज़ फॉलिक एसिड। प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है ये, क्योंकि डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है प्रेगनेंसी में, और बेबीज़ में डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए विटामिन बी इसलिए इसलिए फॉलिक एसिड यानी कि विटामिन B9 लेडीज़ को प्रेगनेंसी में दिया जाता है। नाउ कम्स द विटामिन B12। नाउ कम्स विटामिन B12 कोबलामिन। इसमें कोबाल्ट होता है, ये एनिमल फूड में मिलता है, और ये एक इकलौता ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि बॉडी में स्टोर होता है 3 से 5 साल के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें कि डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकती है। ये सिर्फ एनिमल फूड में मिलता है, मीट, फिश, एग, मिल्क, इनमें ही मिलता है, एंड इट इज़ असेंशियल फॉर RBC फॉर्मेशन एंड DNA सिंथेसिस। सो वी आर डन विद विटामिन चैप्टर। अब देखो, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये सब जब डेफिशिएंसीज आप पूरी वीडियो देखने के बाद में इन डेफिशिएंसीज को याद करने की कोशिश करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ये चार्ट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ये भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए।